जय हिंद, वंदे मातरम। आइए चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के लिए। एक ऐसा पीडीएफ जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां चौड़ी और सीधी थी। हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्यागार। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? इसकी कोई जानकारी नहीं है, ज्ञात नहीं है। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? सिंधु सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी का पत्तन नगर कौन सा था? पत्तन नगर या बंदरगाह तो लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की रचना में किसकी मूर्ति है? नृत्य करती हुई मूर्ति। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट है? तो सिंधु घाटी का। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रेनरी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मैक्सन के द्वारा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब शुरू हुआ था? 1922 में। और 1921 में हड़प्पा का। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा से। अपरिचित मतलब अज्ञात थे। पहली बार कपास उगाने का श्रेय किसको जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया है? तो लोथल नामक जगह पर पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य श्रेय क्या था? तो गेहूं और जौ था, जो उगाते थे वे। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्र कितना था? तो 10 लाख या 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता फैली थी। त्रिभुजाकार थी ये। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 6। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? 2। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? कुबड़ वाला बैल या श्रृंग वाला, एक श्रृंग वाला पशु। सिंधु घाटी की सभ्यता में किस स्थान से प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल पर जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? कालीबंगा। मांडा नगर किस नदी के तट के किनारे स्थित था? चिनाब। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन को किस रंग से रंगते थे? तो लाल रंग से रंगते थे वे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? सर जॉन मार्शल के। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला भी कहा जाता है इसे। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंगी चूड़ियाँ। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरावस्तु क्या है? यानी कि पुरानी सबसे प्राचीन वस्तु क्या है? मोहरे। मोहरे किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो सेल कड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। बांट किस पत्थर से बनाए जाते थे? चट। बांट वो होते थे जिससे वस्तुओं को तोला जाता था। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? 375 से 400। हड़प्पा स्थल कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में। हड़प्पा सभ्यता इस समय किस देश में काबिज नहीं थी? ईरान में। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? 10.5 मीटर। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अल्लादीनो। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। हड़प्पा एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन मोहरें किस पत्थर से बनती थी? सेल कड़ी से। किस पत्थर का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था? टेराकोटा। हड़प्पा काल के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज। शतरंज एक प्रमुख खेल था जो वे खेलते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे छोटी विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? मोहरे। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी? 700। दिलमुन के स्थानीय बांट किस मानक का अनुसरण करते हैं?
हड़प्पा मानक का। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताते हैं। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? हड़प्पाई मोहरे। मोहरे किस पत्थर से बनाई जाती थी? सेलकड़ी से। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई पुरावस्तु क्या है? मोहरे, आभूषण, आवास, औजार, मृदभांड, मनके, बांट, पत्थर के फलक इत्यादि। हड़प्पा सभ्यता के कौन से अनाज पाए जाते हैं हड़प्पा सभ्यता में? गेहूं, जौ, चना, तिल, लेकिन चावल कम पाया गया है। बाजरे के दान किस स्थल से प्राप्त हुए? गुजरात से। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें तथा गलियां किस पद्धति से बनाए गए थे? ग्रिड पद्धति से, जो एक दूसरे को कैसे काटती थी? समकोण पर काटती थी। सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता में पालतू जानवर कौन कौन से थे? भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर। हड़प्पा सभ्यता में जंगली जानवर कौन से थे? हिरण, वराह, घड़ियाल। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी? लगभग 700। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण क्या है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज और 1922 में रखलदास बनर्जी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी मोहनजोदड़ो की। बांट किस पत्थर से बनाए जाते थे? बांट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। प्रमुख शिल्पकला उत्पादन का क्षेत्र कहाँ था? केंद्र कहाँ था? चंद्रहुदड़ो में। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से जान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में मन के किन किन पत्थरों से तथा किन किन आकारों में बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में चंद्रहुदड़ो एक प्रमुख शिल्प केंद्र था। जो चंद्रहुदड़ो था वो प्रमुख शिल्प केंद्र था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा चट बनाना शामिल था। इसके निर्माण में कई पत्थरों का उपयोग किया जाता था, कई पदार्थों का भी उपयोग किया जाता था। पत्थरों में सेलकड़ी, क्वार्ट्ज, स्फटिक, जैस्पर, कार्निलियन शामिल था। धातुओं में कांसा, सोना, तांबा आदि शामिल था। अन्य पदार्थों में शंख, फयांस तथा पकी मिट्टी शामिल थी। मन के 2 या उससे अधिक पत्थरों को जोड़कर भी बनाए जाते थे। इनको चित्रकारी तथा उत्कीर्णन के माध्यम से सजाया जाता था। उन पर जो खोदते थे उनके ऊपर जो होते थे मन के बनाने में तकनीक में भी भिन्नताएं थी। अलग अलग तकनीक से बनाए जाते थे। सेलकड़ी के चूर्ण को सांचे में डालकर मन के बनाए जाते थे। इनमें छेद भी किया जाता था और मन के चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार बनाए जाते थे। चंद्रहुदड़ो, लोथल और धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? इसके हम कारण में जाने तो जलवायु में परिवर्तन। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जलवायु में परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे इस सभ्यता का विनाश हो गया। वनों की अंधाधुंध कटाई हुई कि वहाँ के लोगों ने वनों को काट दिया गया, तो जीवन का जो आसार है वन, उसके कारण ये सभ्यता मिट गई। अत्यधिक बाढ़ का आ जाना, बार बार भूकंप आना, बार बार नदियों का मार्ग बदल लेना, जो प्रमुख नदियाँ थी वे मार्ग बदल लेती थी, नदियों का सूख जाना या बाहरी आक्रमण हो जाना, भूमि का ज़्यादा उपयोग कर लेना, ये सब कारण प्रमुख रूप से हड़प्पा सभ्यता के पतन के माने जा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बांट किस पत्थर से बनाए जाते थे? उनकी क्या विशेषताएं थी? हड़प्पा सभ्यता में वस्तुओं को तौलने के लिए बांट का प्रयोग किया जाता था। विनियम बांटों की एक सूक्ष्म अथवा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। बांट प्रायः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इनमें कोई निशान नहीं होते थे। बांट घनाकार में होते थे। इन बांटों में निचले मानदंड द्विआधारी होते थे। जैसे निचले मतलब कि जो एक तरीके से निचले होते थे, बिल्कुल 1, 2, 4, 6, 8, 4, 8, 16, 32 ऐसे अनुपात पे रहते थे, मतलब चलते थे। जो ऊपरी मानदंड के थे वे दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। ऐसा माना जाता है कि छोटे बांटों का प्रयोग मनकों तथा आभूषणों को तौलने के लिए किया जाता था। यह धातु से बने होते थे। तराजू के पल्ले भी मिले हैं यहाँ पर। हड़प्पाई लिपि की क्या विशेषता है? हड़प्पा की एक रहस्यमय लिपि है जिसकी कोई ज्ञात नहीं है कैसी है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि ये इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको रहस्यमय लिपि कहा जाता है। तो हड़प्पा लिपि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं कि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसकी प्रमुख विशेषता यही है, यह लिपि वर्णमालीय नहीं है, यह लिपि चित्रात्मक है, चित्रों के माध्यम से बनी गई है।
इस लिपि में चिन्हों की कुल संख्या 375 से 400 के बीच है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जो उर्दू एक तरीके से लिखी जाती है दाईं तरफ से बाईं ओर नॉर्मली वो, तो दाईं तरफ चौड़ा अंतराल मिला है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। क्योंकि हम भी जब कभी लिखते हैं राइट से लेफ़्ट की ओर, तो लास्ट में जब हमारे पास जगह नहीं बचती, तो लास्ट में हमारे जो शब्द है वो छोटे होते जाते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये दाईं से बाईं तरफ नहीं, बाईं से दाईं ओर लिखी गई। कई वस्तुओं पर लिखावट भी मिली है, जैसे मोहरे, तांबे के औजार, आभूषण, अस्थि, छड़ें तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाओं पर लिखावट मिलती है और ये इस लिपि की जानकारी देते हैं। शायद नष्ट वस्तुओं पर भी लिखा जाता रहा हो, जो नष्ट हो गई वो उन वस्तुओं पर भी लिखा जाता रहा होगा। इसलिए हड़प्पा सभ्यता में साक्षरता व्यापक थी, मतलब कि वहाँ के लोग ज़्यादा साक्षर थे, पढ़े लिखे लोग थे और उनको जानकारी थी। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं, यानी कि छोटे हैं। प्राप्त लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह ही है। जो सबसे बड़े अभिलेख हैं वो। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिक्षित थे? ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सिंधु सभ्यता में खुदाई के दौरान जो चित्र लिपि के लेख मिले हैं, उससे यहाँ पता चलता है कि इस सभ्यता के काफ़ी लोग शिक्षित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की इंजीनियरिंग विज्ञान की निपुणता का ज्ञान हमें उनके शहरों के योजनाबद्ध निर्माण और उनके द्वारा बनाए गए मकानों, स्नानागारों, सड़कों, नालियों के निकास प्रणाली से ज्ञात होता है कि उन्हें भौतिक विज्ञान का भी ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने धातु और मिलावट से बनाई गई चीज़ें अति उत्तम थी। जैसे कि उन्होंने मकान बनाए, स्नानागार बनाए, ये सब उनकी स्थापत्य कला के बारे में बताते कि किस तरीके से उन्होंने इतने अच्छे से व्यवस्थित एक शहर को बनाया। अपने जो रहन सहन को उन्होंने एक अच्छे तरीके से बताया कि उनकी शिक्षा को बताता है कि वे मेजरमेंट जानते थे, किस तरीके से इंजीनियरिंग करते थे, वे अच्छे से बनाते थे। उन्हें भौतिक विज्ञान का भी ज्ञान था कि किस तरीके से क्या चीज़ मिलाते हैं और कौन सी धातु को क्या मिलाया जाएगा। उन्हें सफाई प्रबंध को देखकर ये लगता है कि वे लोग अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखते थे। इस सभ्यता में किया गया हर कार्य योजनाबद्ध तरीके से होता था। इससे पता चलता है कि लोगों को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग, नक्षत्र विज्ञान तथा ललित कला का उत्तम ज्ञान था, क्योंकि वहाँ के लोग मनके बनाते थे, शिल्प कला का उनको ज्ञान था। काफ़ी सारे लोग वो शिक्षित थे। इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस सभ्यता के लोग काफ़ी शिक्षित थे। हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली दुनिया में सबसे उत्तम मानी जाती है। यहाँ पर नालियाँ मिट्टी के गारे, जिप्सम और चूने की बनी हुई थी। नालियों को बड़ी ईंटों तथा पत्थरों से ढका जाता था ताकि पत्थरों को हटाकर नालियों की सफाई की जा सके। घरों से बाहर छोटी नालियाँ सड़कों के दोनों किनारे पर बनी हुई थी। बारिश के पानी को निकालने के लिए बड़ी नालियों का घेरा 2.5 फुट 5 फुट तक होता था। घरों से गंदे पानी को निकालने के लिए सड़क के दोनों ओर गड्ढे बने हुए थे। इन सभी तथ्यों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर नालियों को एक व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। जो नालियाँ होती थी वो नालियों से जुड़ी हुई होती थी इस तरीके से। तो हड़प्पा सभ्यता एक विकसित और अच्छी शहरीकृत व्यवस्थित सभ्यता थी। क्या हड़प्पाई समाज में एक से अधिक शासक थे? इतना बड़ा अच्छा शहरीकृत साम्राज्य मतलब कि हड़प्पा सभ्यता थी, तो ऐसा माना जा सकता है कि वहाँ पर कोई शासन तो करता रहा होगा। लेकिन देखते हैं, कुछ इतिहासकार तथा पुरातत्वविद यह मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, बल्कि सभी सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद मानते हैं कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में अलग अलग शासक थे। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि यह एक राज्य था, क्योंकि पुरावस्तुओं में समानताएं पाई गई है। पुरावस्तु जो मतलब कि खुदाई में पाई गई वस्तुएं, नियोजित वस्तुओं के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात मतलब कि एक ही तरीके की ईंटें बनाए जाना बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत से स्पष्ट होता है। लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है कि ऐसे निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते रहे होंगे। यह भी संभव है कि पूरा समाज किसी बड़ी इकाई के द्वारा नियंत्रित किया जाता रहा होगा। ऐसा माना जा सकता है कि कोई शासक चला भी रहा होगा, और ऐसा माना जा सकता है कि सभी लोग मिलकर भी रह रहे होंगे। शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान करने के क्या स्रोत मिलते हैं हमें?
शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान करने के लिए पुरातत्वविद कई चीज़ों की तलाश करते हैं, जैसे प्रस्तर पेंट, पूरे शंख, तांबा अयस्क जैसे कच्चे माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, मतलब कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको फेंक दिया जाता था, उनका पुरातत्वविद जो होते हैं, जो खुदाई करने वहाँ पर रिसर्च करते हैं, वे इन सब चीज़ों का गहन अध्ययन करते हैं। तथा कूड़ा करकट आदि, कूड़ा करकट जो होता है वो शिल्प कार्यों में सबसे अच्छे संकेतक माने जाते हैं। मतलब कि जो जैसे कि कुछ बना रहे हैं, वो मनके बना रहे हैं, तो मनके का जो बचा हुआ मिला उसको फेंक दिया, तो वो किसके हेल्पफुल होगा, जो रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पर। उदाहरण के रूप में देखें तो यदि वस्तु के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता है तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े बेकार के टुकड़े को आकार की वस्तु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, छोटे टुकड़े को वहीं छोड़ दिया जाता है। यही छोटे बड़े टुकड़े शिल्प उत्पादन केंद्र को दर्शाते हैं। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली किस पद्धति पर आधारित थी। तो जल निकास प्रणाली जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि सड़कों तथा नालियों को ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था, जो एक दूसरे को कैसे काटती थी, समकोण पर काटती थी। जो सड़कें थी वहाँ की वो भी समकोण पर बनी हुई थी। जो नालियाँ थी, जल निकास प्रणाली थी, वे भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा लगता है कि नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, उनके अगल बगल आवासों को निर्माण किया गया था। गंदे पानी को निकालने के लिए नालियों से जोड़ा गया था, गलियों को। हर घर की कम से कम एक दीवार गली से सटा होना आवश्यक था। हड़प्पावासी शवाधान किस प्रकार से करते थे, मतलब कि शवों को कैसे दफनाते थे या फिर उनको कैसे अंतिम संस्कार करते थे, है ना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। हड़प्पा सभ्यता में लोग आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाते थे, यानी कि गड्ढों में। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट में काफ़ी अंतर होता था, जैसे कुछ स्थानों में गर्तों की सतह पर ईंट की चुनाई की गई थी, कुछ कब्रों में मृतभांड तथा आभूषण मिले। ये चीज़ें ऐसी मान्यताओं की ओर इशारा करते हैं कि मरने के बाद मृतकों के शव के साथ कब्र में रखा जाता रहा होगा। पुरुषों और महिलाओं दोनों के कब्रों से आभूषण भी मिले हैं कई जगह से, क्योंकि 1980 के दशक में मध्य में हड़प्पा में कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक ऐसी खोपड़ी के पास शंख के 3 छल्ले मिले, जेस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है, जो कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ भी दफनाया गया था। परंतु कुल मिलाकर यहाँ पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं था। आइए जानते हैं मोहनजोदड़ो में गृह स्थापत्य कला की क्या विशेषता थी, मतलब कि घरों को बनाने की जो कला थी वहाँ पर, किस तरीके से उन्होंने घर बनाया, भवन बनाया, जिस तरीके से बनाया, तो क्या विशेषता थी वहाँ पर। तो मोहनजोदड़ो के जो निचले शहर में बने आवास भवन निर्माण कला एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जो एक तो मोहनजोदड़ो जो था वो सबसे अच्छा एक उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि वह दुर्ग और छोटे जो निचले शहर थे इस सब में बटा हुआ एक व्यवस्थित शहर था। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी कि जो ये दुर्ग और इसमें बटे हुए थे, सामान्य उसमें बटे हुए थे, सामान्य नगर में। तो इस तरीके से ये बताता है। तो इसमें से कुछ आवास आंगन पर केंद्रित थे, जिनके चारों ओर कमरे बने हुए थे, मतलब कि जो सामान्य घर थे वे। ऐसा लगता है कि आंगन खाना पकाने तथा कताई जैसी गतिविधियों का केंद्र था। विशेषकर गर्म तथा शुष्क मौसमों में लोगों को अपनी एकांतता बनाए रखने में विशेष रुचि थी। जो कमरे भूतल पर बने थे, मतलब जमीन पर बने हुए थे, भूमि के तल पर, उनमें खिड़कियां नहीं थी। यहाँ के मकानों में एक विशेषता थी कि मुख्य द्वार से आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन नहीं होता था, मतलब कि सीधे जो दरवाजा है उससे सीधा अंदर नहीं देखा जा सकता था। दीवारें एक दूसरे से मतलब कि अलग अलग तरीके से बनी रही होगी, मतलब डायरेक्ट सीधा अंदर नहीं देखा जाता था। हर घर में एक स्नानागार होता था, मतलब कि जो नहाने का था वो, जिसकी फर्श ईंटों से बनी हुई होती थी। घर की नाली दीवार से के माध्यम से सड़कों की गलियों से जुड़ा हुआ होता था। घर के दूसरे तल पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष मिले, मतलब कि जो दूसरा तल है वहाँ तक सीढ़ियों का भी हमें जानकारी इससे प्राप्त होती है। आवासों में कुएं भी बनाए गए थे, जो एक कक्ष में होते थे। यह कुआं वाला एक कक्ष होता था जिसमें राहगीर आसानी से जा सकता था। ऐसा ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कुल 700 थी। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की क्या विशेषता थी, मतलब एक तरीके से नगर को कैसे बनाया गया था। शहरी केंद्रों का विकास हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू है। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल है तथा फिर मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। यहाँ 2 वस्तुओं के 2 भागों में बटा गया था। पहला छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, दूसरा जो अधिक बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था, है ना। मतलब पहला जो था वो बहुत बड़ा था, वो ऊंचाई पर था। जो छोटा था, जो दुर्ग जिसे कहते हैं, जहाँ पर कुछ बड़े बड़े वर्ग के लोग रहते थे,
और जो दूसरा था वो नीचे बसाया गया था। दुर्ग जो था ऊपरी को और निचला वाला शहर था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण था कि यहाँ आवास कच्ची ईंटों के चबूतरों से बना था। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिससे निचला शहर आसानी से दिखाई देता था, मतलब अलग ही दिखाई देता था। निचला शहर की दीवार से घेरा गया था। जो निचला शहर था वो भी दीवार से घेरा गया था, क्योंकि बार तरीके से बनाया गया था उसको एक अलग तरीके से। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता तो मात्र आधारों को बनाने में ही 40 लाख श्रम दिवस लगा होगा। एक बार चबूतरों से यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र पर सीमित था। ऐसा लगता है कि पहली बस्ती का नियोजन किया गया था, उसके बाद बस्ती को बसाया गया था। नगर नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है, जो एक निश्चित अनुपात में होती थी, चाहे वे सुखाकर बनाई गई हो या मुट्ठी में पकाकर बनाई गई हो। ईंटों की लंबाई चौड़ाई अनुपात 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार ईंटों का पूरे प्रयोग में हड़प्पा बस्ती में होता था। अतः यह एक नियोजित शहर था। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के धार्मिक विश्वास और मान्यताओं कैसी थी, अब देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में किसी मंदिर या धर्म स्थल के अवशेष नहीं मिले, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ये लोग किसी विशेष धर्म में वे विश्वास रखते थे, उनकी आस्था थी। लेकिन खुदाई में ऐसी वस्तु मिले हैं, मोहरे, ताबीज और मूर्तियों के कुछ चित्र मिले हैं, जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि उस समय धर्म का विकास हो चुका था, क्योंकि जो यहाँ पर बहुदेववाद तथा प्रकृति की पूजा प्रचलित थी। मतलब जहाँ पर बहुत सारे देवताओं को माना जाता था, अलग अलग प्रकृति की पूजा की जाती थी। इस सभ्यता के लोगों की धार्मिक विशेषताएं क्या थी? मातृ देवी की उपासना करना। जो हड़प्पा सभ्यता एवं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के असंख्य मूर्तियाँ मिली है, जिसमें विद्वान से मातृ देवी, प्रकृति देवी को माना गया है, उनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। शिव की पूजा जो पशुपति की मिली है। सिंधु घाटी की खुदाई में ऐसी मूर्तियां मिली है जो शिव का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे त्रिमुखाकृति, योगासन, पशुपति रूप, योगी मुद्रा आदि मूर्तियां यह स्पष्ट करती है कि सिंधु के सभ्यता के लोग शिव के उपासक थे। अब लिंग पूजा देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुतायत में शिवलिंग मिला है। ये शिवलिंग पत्थर, सीप और मिट्टी के बने थे। कुछ का आकार बड़ा था तो कुछ का छोटा था। वर्तमान में हिंदुओं में शिवलिंग की पूजा सिंधु सभ्यता की देन है। पशुपति पूजा या पशु पूजा, खुदाई में पशुपति ऊपर हो गई, शिव जी की पूजा। और पशु पूजा यानी कि खुदाई में बहुत सी ऐसी वस्तु मिले जिन पर पशुओं की आकृति अंकित है, जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि पशु की पूजा करने के लिए ये लोग करते थे। जैसे कुबड़ वाला बैल, सांड, भैंसा, शेर, नाग, इन सब की पूजा ये करते थे। वृक्ष पूजा, सिंधु घाटी में पीपल, नीम, खजूर, शीशम आदि की पूजा होती थी। बड़ तथा तुलसी भी पवित्र माने जाते थे। पीपल की भी पूजा इसमें होती थी। अग्नि, जल, सूर्य की पूजा, लोथल में अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले। अनेक स्थलों से अग्निशाला के प्रमाण मिले। मोहनजोदड़ो पर स्वास्तिक तथा चक्र से खुदे हुए मिले। अन्य धार्मिक तथा परंपराएं, विश्वास, कुछ मोहरों को यह देखने का आभास होता है कि नर तथा पशु बलि भी दी जाती थी। अंधविश्वास भी यकीन करते थे। बाहरी शक्तियों को भी मानते थे। भूत प्रेत और जादू टोने में भी यकीन रखते थे। इनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता पाषाण युग की परवर्ती एवं आर्यों की पूर्वगामी सभ्यता थी। मतलब कि जो पाषाण युग, पत्थरों का युग था, नवपाषाण काल, फिर इन सब का पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इन सब के बाद हड़प्पा सभ्यता आई। फिर नव पाषाण काल के बाद आर्यों की पूर्वगामी, मतलब कि आर्य जब आए हमारे यहाँ, उसके बाद उसके पहले ही हमारी हड़प्पा सभ्यता थी। तो डॉक्टर आर एस शर्मा इसे कांस्य युगीन सभ्यता मानते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हड़प्पा के लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना आता था। इसी कांसे की सहायता से इतनी अधिक उन्नति हड़प्पा सभ्यता में हो सकी, एक नगरीय सभ्यता की नींव रख दी। मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल स्नानागार का वर्णन करें। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का सबसे जो बड़ा एक विशाल स्नानागार था, जो यहाँ पर दुर्ग में स्थित था, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.5 मीटर था। इसका फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ था। इसमें जलाशय में उतरने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। पानी भरने तथा निकलने का उत्तम प्रबंध था। सीढ़ियों के कुंड के ऊपर छोटे छोटे
कमरे बनाए गए थे जो कपड़े बदलने के उपयोग में लाया जाता था इसका उपयोग। इस स्नानागार के निकट दक्षिण और पश्चिम कोने पर एक हमाम बना हुआ था जिसमें गर्म पानी का प्रबंध किया गया था। पूरे स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार थे, मतलब कि 6 गेट थे, जिससे पता चलता है कि इसका प्रयोग विशेष अनुष्ठान के लिए किया जाता रहा होगा। तो ये था हमारा पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता को गहराई से जानने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत। सिंधु घाटी सभ्यता।